हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण के सूत्र, जो कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट से चौथा 4वां आपका चैप्टर है। उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से के सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि हम आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं सभी की एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसका लाभ ले सकें और आप हमसे हमारे चैनल से जुड़ सकें। सो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हर वीडियो का पहुंच सके। तो हम देखते हैं शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो हम देखेंगे शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। शिक्षण के सूत्र से तात्पर्य है कि जो शिक्षण के सूत्र हैं, इनका मतलब यह है कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वह उसको सीख सके, अच्छे से समझ सके। इसी प्रकार हम देखेंगे हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। शिक्षण के सूत्र का अर्थ क्या होता है, शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या होती है, और शिक्षण सूत्र की शिक्षण के विभिन्न सूत्र और शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता क्या होती है, इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं, वह हम देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों को जो कुछ भी विषय वस्तु पढ़ाई सिखाई जाए, वे उसे भली भांति सीख व समझ सकें। उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना तथा कक्षा में विषय शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, और शिक्षक की कुशलता शिक्षण विधियों, सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, छात्रों की क्षमताओं की समुचित ज्ञान पर निर्भर होता है। इनकी जानकारी व समुचित प्रयोग द्वारा कई अपने शिक्षण तथा सीखने की क्रियाओं को प्रभावी बना सकता है। तो इसका मतलब यही है कि जो आप शिक्षण सूत्र हैं, छात्रों की क्षमताओं का इससे ज्ञान होता है और किस प्रकार वह सीखते हैं उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो देखेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। कक्षा में शिक्षण के समय अध्यापक के सामने क्यों समस्याएं आती हैं, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यह समस्याएं शिक्षण के सूत्र के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। देखेंगे शिक्षण के सूत्र का अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स ऑफ टीचिंग मैक्सिम। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। तो यह इस शिक्षण के सूत्र में हम जान सकते हैं। शिक्षण कब और किस प्रकार क्रम में किया जाए, कौन सी प्लानिंग या नियोजन किया जाए पाठ का, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उसकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए, इससे हम रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अब देखिए, शिक्षक की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो कुछ उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार कठिनाइयों से बाहर निकला जाए, उसको उन्होंने सूत्र के माध्यम से बताया है, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर आप शिक्षण अधिगम की क्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि यह शिक्षण के सूत्र हैं जिसके द्वारा हम शिक्षण को या अधिगम को रुचिकर या प्रभावशाली होकर सीख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। देखेंगे किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान और कैसे करना है, ताकि छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। यह शिक्षक के ऊपर डिपेंड होता है कि किस सूत्र को वह किस प्रकार से समझा सकता है और किस सूत्र की कहाँ जरूरत है, उसको वहीं बताना चाहिए। हम देखेंगे कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से भी जाना लगा है। हमने आपको बता दिया है कि इन्होंने जो कुछ बताया उसको शिक्षण सूत्र नाम दे दिया गया है। तो देखेंगे शिक्षण सूत्र की परिभाषा जिन वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दी है, उनके शब्दों में रेमंड के अनुसार है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो यह रेमंड के अनुसार परिभाषा दी गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सूत्र एक आम सच्चाई है जो वैज्ञानिक एवं अनुभव से ली जाती है। इस सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभ कक्षाओं में पाठ पठन और पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर
बनाए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक व क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकें एवं विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य करने के लिए जो विधियाँ हैं, जो छात्रों को जागरूक करने के लिए एवं क्रियाशील बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए जो शिक्षण की विधियाँ हैं उन्हें ही हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसको भी समझेंगे हम। शिक्षण की विभिन्न सूत्र हैं। कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं, आप देख सकते हैं। आपके जो सूत्र हैं वो सरल से जटिल की ओर हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्व से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर, प्रकृति के अनुकरण से। तो सबसे पहला है आपका सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको देखेंगे। इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल और फिर जटिल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वह पाठ विषय में उसकी रुचि ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल और मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु के बढ़ने के मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। यह अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो वे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सरल चीज़ें और फिर कठिन बतानी चाहिए। शिक्षक सदैव ध्यान रखें हमारा कार्य और हमारे पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात सरल कठिन बालकों की दृष्टि से होने चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। इसका मतलब है आपके जो पाठ हैं उसको बालक के अनुसार बनाना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। इस प्रकार हम उदाहरण देखेंगे। हासिल की जोड़ घटाना सिखाने से बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाए जाने चाहिए। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानी के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्धों, घटनाओं, संधियों और शासन प्रबंध की विस्तृत रूप में अत्यंत कठिन लगेगा। यदि अब बच्चों को कोई जो युद्ध है और उसको बताना चाहते हैं तो आप उसको कहानी के माध्यम से बताएंगे तो वह सरलता से समझ लेंगे। अगर उसको आप एक एक करके टुकड़ों बताएंगे तो उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। जो अलग अलग करके आप बताएंगे, जैसी घटनाएं हैं, संधियां हैं और किस प्रकार से उसमें कब युद्ध हुई, इस प्रकार से बताएंगे तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए उसको कहानी के रूप में बताना जरूरी होगा। इसके बाद हम देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप देख सकते हैं नो टू अननोन। देखेंगे नाउन टू अननाउन। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात पहले से बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उसके बाद विषय वस्तु पर जिन्हें जाना चाहिए जिन्हें वह जानता है, क्योंकि सर्वथा नवीन तत्व बच्चे के लिए कठिन होते हैं। किसी भी पाठ के छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को पूर्व ज्ञान अवश्य करा लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं या कोई नया पाठ पढ़ाएं तो उससे पहले आप उस पाठ के बारे में एवं उससे पहले पढ़ाए गए पाठ के बारे में उस दोनों को रिलेक्ट कर लें और उसका संबंध स्थापित कर दें, ताकि वह ध्यान लगा के सीखे और पाठ के बारे में उसको कहानी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। उदाहरण देखेंगे। भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे का से कमल, कमल, कलश, कबूतर, खा से खरगोश, खत और खड़ाऊ। इस प्रकार आप उसको सिखा सकते हैं। गणित में पढ़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी पढ़ा सुगमता से सीख सकेंगे। इसका मतलब है पहले सरल और फिर उसकी कठिन की ओर ले जाया जाए। हम देखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखेंगे बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी हो जाता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है। मतलब यह है कि जो छोटी चीज़ें हैं, अमूर्त मतलब जो ना दिखने वाली चीज़ें हैं, उनको वह नहीं जानता है, परंतु स्थूल और मूर्त मतलब बड़ी और मूर्त मतलब देख जो उसको वह छू सकता है, पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तत्वों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, उसकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने, आप यहाँ देखिए,
इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत सूक्ष्म वस्तुओं से। उनका मतलब था कि जो आप बताएंगे उसको पहले पेड़ के बारे में, पूरे पेड़ के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही उसकी ब्रांचेस और जड़ों के बारे में बताएंगे, तब जाके वह समझ पाएगा। इस सूत्र को मूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे जैसे कि गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद और गोली कंकड़ आदि का प्रयोग किया जाए, वह समझ सकता है। आप उससे कह सकते हैं कि आपके पास जो 4 पेंसिल हैं, हमने आपसे 2 वापस ले ली, तो आपके पास कितनी पेंसिल बची। इस प्रकार आप उसको समझा सकते हैं। भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलें, तालाब, कुओं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन या भ्रमण, मॉडल, चित्र, आर्ट, चार्ट के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि आप उसको नदी तालाब के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वहीं जाकर आप उसको उसका अध्ययन करा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप चार्ट पर बनाकर या उसको चार्ट पर बने हुए चित्र को दिखा सकते हैं। हम देखेंगे पूर्व से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवादी अवयवीवाद है। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप से देखते हैं। बालक की सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, समझता है, उसके विभिन्न अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम वृक्ष की उसके पूर्ण रूप से देखता है, उसके भागों को अलग अलग नहीं देखता। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। मतलब उसके यही है, पहले पूर्ण के बारे में बताया जाए, फिर उसके अंश अंश करके टुकड़ों को बताया जाए, वह अच्छे से समझ सकेगा। हम देखेंगे उदाहरण, कंप्यूटर का ज्ञान कराने से पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों को मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाए। भूगोल से पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाए। पहले उसका पूरा मानचित्र दिखाया जाए, इसके बाद ही राज्यों का ज्ञान कराया जाए। हम देखेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डेफिनिट। देखेंगे बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञान इंद्रियों के विकास, अनुभव के साथ उसके विचारों में स्पष्टता और निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तत्व, वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण उसके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो स्पष्ट, अस्पष्ट और निश्चित कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि उनके निश्चित ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित करे ताकि गलत धारणा को जानकारी में सुधार कर सके। हम देखेंगे उदाहरण, किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल, वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों की अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के चित्र, मॉडल और चार्ट पेपर द्वारा समझा सकते हैं। हम देखेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उसकी वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता है, अर्थात उन्हें पहले उसके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, उसके बाद भूत या भविष्य की। क्योंकि वस्तुएं हमारे सामने होती हैं, उसका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण की समय शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष वस्तुओं, तत्वों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए प्रत्यक्ष घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि भाषा में चित्र पठन, अन्य विषयों में सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। सामाजिक विषयों में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में समझाया जा सकता है। हम देखेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण के संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत और नियम स्पष्ट कराना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण और विचार चिंतन आदि की अवसर प्रदान करता है। अतः इसे बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं, स्थायी होते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। और विज्ञान, गणित, व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र उपयोगी होते हैं। जो कि आपका विज्ञान, गणित है, व्याकरण है, उसके लिए विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र अपनाया जाता है। अब इसे भी जान सकते हैं, इस सूत्र को दृष्टांत के सिद्धांत की ओर ले जाने का सिद्धांत भी कहते हैं। आगमन विधि में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय सबसे पहले एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हीं उदाहरणों को समेकित कर उनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। संस्कृत में हिंदी सूक्ति विशिष्ट विचार संबंधित होते हैं, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बात को ज्ञान निश्चित रूप में प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप से कराकर उसके विविध भागों को व्याख्या विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसके भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। इसका मतलब है कि पहले आपको संश्लेषण और उसका विश्लेषण कर, फिर इसके बाद मतलब अगर कोई घटना घटी, मतलब कोई पेड़ गिर गया, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि वह पेड़ गिरा, फिर इसके बारे में उसकी जो आपका जो संश्लेषण है इसके बारे में बताएंगे, जो छोटी छोटी जो किस प्रकार गिरा, क्यों, कैसे गिरा और क्या क्या हुआ, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो देखेंगे शिक्षा शास्त्री के अनुसार किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिन्हें जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। कोई समस्या है, उसके जब आप टुकड़े टुकड़े करके समस्या का हल निकाल लेंगे तो वह विश्लेषण कहलाएगा। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं, और उसी ज्ञान को खंडों में प्राप्त किया जाए तो वह संश्लेषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना, तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। इस प्रकार हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक क्रम की से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझान, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान की जाती है, और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उसी विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे कि उसकी रुचि ध्यानपूर्वक पाठ में बनी रहे। देखें कि छोटी कक्षाओं में हमें मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए, और ज्यों ज्यों बालक ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाए त्यों त्यों हमें तर्कात्मक क्रम प्रयोग करना चाहिए। तर्कात्मक मतलब वह अपनी बुद्धि से सोचे। इस प्रकार उदाहरण देंगे, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण ध्वनि की तत्पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य और फिर वर्ण और फिर ध्वनि के बारे में बतानी चाहिए। बच्चों को इतिहास की मुगलकालीन और स्थापत्य की जानकारी देना है, तो मनोविज्ञान विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्रों को दिखाकर चर्चा करें, जिससे कि वे पाठ में रुचि लें, फिर तार्किक ढंग से उसकी स्थापत्य संबंधी विशेषताओं को बताएं। हम देखेंगे अनुभव से युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पायरिकल टू रैशनल। अभूतपूर्व ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसकी इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्क युक्त बनाना चाहिए। अल्पायु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वानुभव होता है, परंतु इन अनुभवों के कारण खोजने में बालक मस्तिष्क असफल रहता है। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों सामग्रियों के द्वारा प्रयुक्त तर्क संगत युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सूर्योदय व सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है, गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है, बरसात में जोरदार बारिश वह प्रतिवर्ष देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण है इसको नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित उदाहरण TLM के माध्यम से उनको जिज्ञासाओं को समाधान करना चाहिए, जिससे अनुभवजन ज्ञान युक्त बन सके। TLM मतलब टीचर मटेरियल लर्निंग मटेरियल। इसका मतलब है आपको चार्ट मॉडल पेपर द्वारा इसको चित्र द्वारा समझाना चाहिए। प्रकृति का अनुकरण देखेंगे, फॉलो टू नेचर। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उसकी आयु, मानसिक स्तर और क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। और पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री, गतिविधियाँ सभी कुछ बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यदि हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो वह अनुचित, अप्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक के रूप में हमें इस सूत्र का अनुकरण करके छात्रों का स्वाभाविक विकास में सहायता करने का तत्पर रहना चाहिए। इसका मतलब है बच्चे को आप उसी के अनुसार सिखाएं जिस वह क्या चाहता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसी के अनुसार हम बच्चे को सिखाएंगे। शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता क्या है? यूनिटी ऑफ टीचिंग, मैक्सिम इन टीचिंग। देखेंगे शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है।
इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक की यह आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। शिक्षक सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। इसका प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बाल उपयोगी बना सकता है। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा वह बच्चों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आपका जो शिक्षण की सूत्र चैप्टर है वह समाप्त हुआ। हम देखेंगे मूल्यांकन, इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है बैच है आपका 2021। बैच सभी स्टूडेंट्स प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी चैप्टर्स की सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं सभी विषयों की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें और वीडियो का लाभ लें। तो हम देखेंगे छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए और शब्दों, परिभाषाओं में, नियमों में नहीं। यह किसका कथन है? तो यह आपका हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। देखेंगे कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो इसी प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ।